चुनाव की जो खबर उस पर अपडेट आपको बता दें। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर स्वीकार कर लिया गया है। मोदी कैबिनेट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल गई है। ये बड़ा अपडेट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उनकी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मीटिंग में ये जो प्रस्ताव रखा गया था, यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी इसको दे दी है। अब ये आगे कैसे आगे बढ़ता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, उसी पर चर्चा करेंगे। लावनी, बिल्कुल, और ये बेहद खास ऐसे समय में है जब लगातार इस पर चर्चा छिड़ी हुई थी कि आखिर ये परिस्थिति जो लगातार देश के लिए जरूरी थी, समय को लेकर संभावनाओं को देखते हुए मार्च में रिपोर्ट सौंप दी गई थी और रिपोर्ट पे बहुत मंथन हुआ और आखिरकार कैबिनेट ने इस पर मंजूरी दे दी है, मोहर लग गई है। शीतकालीन सत्र में अब इस पर चर्चा होगी। विपक्ष इस पर क्या रुख अपनाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बड़ी ये खबर कही जाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन, कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई है, राह में अभी कुछ कांटे हैं, वो कांटे कैसे अलग होंगे? देखिए, अब इसे सदन में पेश किया जाएगा अगले सेशन में और उसके बाद चर्चा होने के बाद जो है इसे जब सदन में पास करा लिया जाएगा, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये आखिरी मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। मुझे कोई खास दिक्कत इसमें नहीं आ रही है, दिख नहीं रही है, क्योंकि देखिए ये जो कंसेप्ट है ऐसा नहीं है कि अभी मोदी की सरकार आई है और उन्हीं का ये कंसेप्ट है। ये पिछली सरकार का कंसेप्ट है, कांग्रेस का कंसेप्ट है। 1983 में जो है ये कंसेप्ट जो है चुनाव आयोग ने दिया था और उस पर चर्चा हुई थी, पॉजिटिवली चर्चा हुई थी कि भाई एक ही बार में जो है चुनाव करा लिया जाए, लोकसभा के और विधानसभा के भी। और अगर आप शुरू से देखें, अगर इतिहास को देखें आप, लोकतांत्रिक इतिहास को, तो शुरू के 3 इलेक्शन जो है एक साथ ही हुए थे और 51-52 में जब लोकसभा का चुनाव जब शुरू हुआ था तभी से लेकर के 67 तक 1967 तक जो है एक ही साथ दोनों के चुनाव हुए। लेकिन बीच में कुछ विधानसभा जो है वो भंग कर दी गई थी समय से पहले ही, 5 साल की सीमा से पहले। उसके बाद से जो है ये चेन जो है वो टूट गया था और उसी चेन को एक बार फिर से बनाने के लिए, उसी चेन को फिर से कायम करने के लिए जो है ये चीज़ें की गई है। और मुझे लगता है कि जो दिक्कत आएगी उसमें दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत इसमें केवल ये आएगी कि कुछ जो विधानसभा को है वो समय से पहले भंग कर दिया जाएगा और कुछ जो विधानसभा है उसको समय के बाद का एक्सटेंशन दिया जाना है। जिन विधानसभाओं को आप समय से पहले भंग करेंगे वहां की राज्य सरकारें हो सकता है इसका विरोध करें। तो मुझे लगता है जो पहले जो लोगों से बातचीत हुई है, जो सजेशंस दिए गए हैं, इसमें जो रामनाथ कोविंद जी ने जो सजेशन दिया है उसमें यह है कि जिनका कार्यकाल कम हो रहा है, मतलब अगर उनको 6 महीना पहले किया जाए तो उसको 6 महीना कम ना किया जाए बल्कि 6 महीना उसका बढ़ा दिया जाए, सो दैट कि एक डेट पे जो है पहला जो चुनाव हो उसमें कुछ विधानसभाओं के चुनाव जो कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया जाए, कम करने का प्रावधान नहीं है। जो सबसे जिस विधानसभा का चुनाव जो है सबसे कम समय बाकी रहेगा उसको एक बेंचमार्क मान करके सारे विधानसभाओं को उस डेट पर के ला करके और एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। और लोकसभा के चुनाव तो एक साथ होते ही हैं। चुनौती आपके पास है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव को लाना है, तो उसमें जो दिक्कतें हैं उसके लिए सजेशन जो है रामनाथ कोविंद ने अपनी कमेटी में दिया है। मुझे लग रहा है कि ये अगर कैबिनेट ने पास कर दिया है तो जो सारे सुझाव थे उन सुझावों पर जो है चर्चा होगी और उसे मान लिया जाएगा। क्या लगता है कि इतना आसान होगा एक ऐसे समय में जबकि विपक्ष सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ करने का आरोप संविधान को लेकर लगाता है? अब ऐसे वक्त में अगर आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो विपक्ष क्या इस पर सहमति जताएगा? चूंकि दोनों सदनों से जब ये पास होगा तो फिर आगे रूप से इसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी वो बढ़ेगी। तो क्या लगता है दोनों सदनों में विपक्ष का रुख किस तरह से आप देखते हैं? क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए, विपक्ष मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा ऑब्स्टेकल खड़ा कर पाएगा इसमें, कि विपक्ष की जो राज्य सरकारें हैं, कितनी राज्यों में विपक्ष की सरकार है। आप अगर केरला को बात कर ले, हिमाचल को बात कर ले, कर्नाटक में बात करें, इसके अलावा जो मुझे नहीं लगता है कि और कहीं एक जगह होगी, कोई विपक्ष वाला राज्य जो है नहीं है। तकनीकी रूप से बात कहाँ फंसेगी? अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि केरला का जो कार्यकाल जो है वो 1 साल पहले हम खत्म करना चाहते हैं, तो वहां पर वो विरोध करेगी, बोले नहीं हमारे 5 साल का जो कार्यकाल पूरा करने के बाद करेंगे। तो बेंचमार्क ही वैसे राज्यों को रखा जाएगा जहां विपक्ष का शासन है, सो दैट कि विपक्ष के पास बोलने का मौका नहीं रहे कि हमारे विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया। और अगर विपक्ष के 3 राज्यों को ये कर लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए उनके इलेक्शन को, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा होने वाली है। बाकी जगह जो मिलीजुली सरकार, जैसे अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है,
वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तो इन सब जगहों पे पाँच छह स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको दिक्कत होगी, तो उनमें से कोई एक बेंचमार्क बनाया जाएगा और उसको मैनेज किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। फायदे इसके इतने ज़्यादा हैं कि अगर इलेक्शन एक साथ होगा तो लोग जो कर्मचारी चुनाव कार्य में लगते हैं बड़ी संख्या में, वो बचेंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा, और लोगों का जो इंगेजमेंट होता है, जो वोटर है, मतदाताओं का भी तो इंगेजमेंट होता है ना। मतदाता भी इंगेज रहते हैं, कभी लोकसभा में इंगेज हुए, कभी विधानसभा में इंगेज हुए, कभी दूसरे चुनाव में इंगेज हुए, तो उनका समय भी बचेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें सबका फायदा है। विपक्ष जो है इसमें कोई आपत्ति करने का ग्राउंड उनका नहीं बनता है। ग्राउंड केवल यही बनता है उनका, 2018 में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई थी। मैं उस लाइन को जरा पढ़ रही हूं, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कम से कम 50% राज्यों को संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि करनी होगी। तो ये जो परिस्थिति होगी, वो परिस्थिति क्या मुश्किलें नहीं पैदा करेंगी, खासतौर से उन राज्यों की जिनका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जो राज्य बीजेपी शासित नहीं है, वहां पर कैसी परिस्थिति हो पाएगी? वही बात मैंने कहा कि जो विपक्ष के राज्य हैं उसी को बेंचमार्क बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें उनको विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो विधानसभा से मंजूरी हो जाएगी। इसमें फायदा क्या, आपको 5 साल में चुनाव कराने हैं। अगर आपको कार्यकाल 5.5 साल दिया जा रहा है पहली बार, तो आपको तो फायदा ही है ना। क्योंकि चुनाव का अगर मान लीजिए हम कहेंगे जो इस मध्य प्रदेश के साथ चुनाव कराइए केरला का, तो केरला का चुनाव कार्यकाल अगर मान लीजिए 6 महीना पहले खत्म हो रहा है या साल भर पहले खत्म हो रहा है, तो 1 साल के पीरियड को क्यों कोई राज्य सरकार चाहेगी जब 1 साल पहले 5 साल की बजाय 4 साल में हम चुनाव करा लें। अगर वो नहीं चाहती है तो उसको 5 साल के बदले 5.5 साल मिलेगा, 6 साल मिलेगा, या किसी को 3 महीने। ये इसका प्रावधान किया गया है इसमें। ये जो कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है लावनी, वो इसी मुद्दे पे है, क्योंकि राज्यों की सहमति जरूरी है इसमें। तो राज्यों की सहमति अगर हो जाएगी, उसके बाद चुनाव आयोग की सहमति जरूरी है। चुनाव आयोग ने खुद सिफारिश की थी 1983 में, जो है चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने ही सिफारिश की थी, क्योंकि चुनाव आयोग का भी एक बहुत बड़ा तबका जो है, बहुत बड़ी मशीनरी जो है देश में हमेशा चुनाव कराते रहती है। बिल्कुल। कोई भी महीना, कोई भी साल ऐसा नहीं होता है जब विधानसभा चुनाव नहीं हो। लोकसभा चुनाव तो एक ही बार होता है, विधानसभा चुनाव किसी न किसी राज्य में होते रहते हैं। तो चुनाव आयोग जो है वो सालों भर इंगेज रहता है चुनाव कराने में, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर नहीं पाता है। तो उनकी तरफ से भी ये सजेशन था कि इसमें पैसा, बिल्कुल मुकेश जी, इस खबर पर और चर्चा भी करेंगे, अपडेट्स भी बना के रखेंगे। लेकिन मैं ये बात भी कह दूं कि भाई आज़ादी के बाद से 67 तक चुनाव जो होते थे वो एक साथ ही हुआ करते थे। उसके बाद अब देश में हर साल चुनाव जो है वो होते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी परेशानी का सबब भी है। खर्चा बहुत ज़्यादा इसमें होता है, उसको मैनेज करना भी मुश्किल है। लेकिन अंत में क्या होगा वो अभी उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार हमें करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका विश्लेषण अब हो रहा है। खासतौर से हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी लगातार बने हुए हैं। मुकेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां पर संभावना ऐसी बनती है कि विधानसभा को भंग करना पड़ता है, जैसे कि 67 के बाद एक चक्र टूट गया था, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आई थी। अगर आज की परिस्थिति में भी ये संभावना बनती है तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का आधार नहीं लगता आपको कि आगे भी कमजोर पड़ सकता है? इसे कैसे स्क्रूटनाइज किया जाएगा? वाजिब प्रश्न है कि जिस चेन के टूटने से ये परिस्थिति बनी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव हो रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। जो रामनाथ कोविंद जी ने जो सजेशन दिया है उसमें यह कहा गया कि मान लीजिए किसी राज्य में अगर परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर की बनती है और 356 लगाना पड़ता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने का जो पीरियड है वो बचे हुए कार्यकाल तक के लिए लगाया जाए। ये प्रावधान किया गया। जैसे आप देखिए, आपको उत्तराखंड का आपको याद होगा, उत्तराखंड में जो सरकार अभी बनी थी, इससे जब बहुगुना की सरकार थी, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया, फिर जाकर के राज्यपाल से जाकर के वो राष्ट्रपति शासन हटाया था, तो वहां पर भी गैप आया था। जम्मू कश्मीर में अभी जो आपने किया है 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं वहां पे, तो ये गैप है। नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरीके की समस्या कभी कभी आ जाती है, आपको रेगुलर वहां पर आती है समस्या। तो उसको खासतौर पर इन्हीं स्टेट को सामने रख करके, उदाहरण बना करके उसको एड्रेस किया है रामनाथ कोविंद जी ने। चूंकि रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और उनको अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आती है, वैसे सबसे पहले तो यह है कि ये किया जाए कि कम से कम इंटरफेरेंस हो, केंद्र सरकार का राज्य सरकार के लॉ एंड ऑर्डर में कम से कम इंटरफेरेंस हो, यानी लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य सरकार का काम है उसमें हस्तक्षेप ना हो और राष्ट्रपति शासन की संभावना ना बने, इसकी कोशिश की जाए। लेकिन अगर कोशिश ऐसी नहीं हुई, अगर आपको लगाना ही पड़ा, तो जो बचा हुआ पीरियड है तब तक जो है वो राष्ट्रपति शासन रहेगा, इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी और उसके बाद समय जो से ही चुनाव कराए जाएंगे।
और एक्सटेंड राष्ट्रपति शासन नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए 1 साल का शासन बचा हुआ है, 1 साल तक का आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, तो आपको चुनाव 1 साल में करवाने ही होंगे। यानी 5 साल का पीरियड खत्म होने करवाने ही, इस तरीके का प्रावधान जो है ये किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस पर किसी को आपत्ति विपक्ष को भी नहीं होगी। चलिए, थैंक यू सो मच मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी महत्वपूर्ण ये खबर थी जिस पर हमने एक बड़ा विश्लेषण आपके सामने रखा है। आगे की परिस्थिति किस तरीके से बनती है, जो शीतकालीन सत्र शुरू होगा, विपक्ष इसको किस तरह से लेता है। वैसे मुश्किलें नहीं है, लेकिन विपक्ष आजकल मुश्किलें बढ़ाने की कोशिशों में जरूर लगा रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। अब इस पर क्या विरोध होता है, तस्वीरें दिलचस्प होगी।